स्टूडेंट, आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये? YDSC। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उससे पहले छोटी छोटी बातें जो पुराने जो लेक्चर है अपने उनका रिकॉल करते हैं। क्या है ये? ऐसा था कि हमने मेनली पढ़ा था इंटरफेरेंस क्या है। तो इंटरफेरेंस हमने केवल इसमें कहा कि जब भी दो वेव मिलती है तो मिलने पर उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस जो होगा दैट विल बी गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन मिलने पर जो घटना होगी, जो फिजिकल इफेक्ट होगा, वो है इंटरफेरेंस। जैसे दो वेव है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, जिनका फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट है। तो इन दोनों वेव के किसी जगह मिलने पर इंटरफेरेंस होगा, यानी कि फिजिकल इफेक्ट होगा। और वो फिजिकल इफेक्ट क्या होता है? दैट इज दी बीट सुनाई देते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए। इसी तरह जब कोई दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो ये भी किसी पॉइंट पर मिलेगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मिलने पर क्या घटना होगी? दैट इज द इंटरफेरेंस, यानी कि फिजिकल इफेक्ट दिखाई देगा, और वो इफेक्ट क्या होगा? स्टेशनरी वेव। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने बातें बहुत सारी की। साउंड वेव में भी की नहीं है, लेकिन साउंड वेव के बारे में जानते हैं कि दो साउंड वेव मिलेगी तो बहुत ज्यादा बात सुनाई देगी। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए। अब इसमें हमने एक चीज आगे और पढ़ी थी, कोहेरेंट सोर्स, नॉन कोहेरेंट सोर्स, और बहुत सारी चीजें थी। कोहेरेंट सोर्स में ये था कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इन सारी चीजों की बातें की थी। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, ब्राइट और डार्क कि मैंने कुछ पॉइंट बताया था कि हाँ, ब्राइट डार्क भी कुछ होता है। अब एक बहुत बढ़िया टॉपिक आज का, क्या कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट इसे कहेंगे YDSE। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी, दोनों तरीकों से। ओके, अगर ऐसा है, सबसे पहले आपको क्या करना है? ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखना है, उनको मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करें, लिख के रख लीजिए आपके। ठीक है, चलिए, तो लिख लिए। चलिए, हट जाता हूँ मैं एक बार। लिख लिया और मैंने मिटा भी दिया। तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थॉमस यंग एक साइंटिस्ट हुआ करता था, थॉमस यंग। इन 1801 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। लाइट का नेचर कैसा है? वेव है। इसने इस चीज को पुष्टिकरण किया, या फिर सेटिस्फाई किया, या फिर जितना वैलिडेशन करना था वैलिडेट किया। ठीक है, किसने किया? थॉमस यंग ने। तो इट प्रूव्स द वेव नेचर। कैसे? देखते हैं। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने कहा कि एक कार्डबोर्ड लो। तो मेरे पास कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन कार्डबोर्ड जैसा मैंने दिखाया पेपर, मान लो ये कार्डबोर्ड है। ठीक है ना, जिस पे आप लिखते हैं ना कागज रख करके, वो कार्डबोर्ड। उसमें उसने कहा कि फर्स्ट यू मेक ए पिन होल। मैंने छोटा सा एक पिन होल कर दिया और उसे ऐसे रख दिया। ठीक, तो ऐसा मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैं बना दे रहा हूँ। तो ये अपना एक कार्डबोर्ड। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा हमने पिन होल कर दिया। ओके, ना फर्स्ट पॉइंट, he took a cardboard and made a पिन होल। उसने एक छोटा सा होल किया। ठीक है, तो ये होल ऐसा दिखा देते हैं अब। ठीक है, अब ठीक। तो ये कार्डबोर्ड है। he allowed sunlight to pass through it। उसने सनलाइट को अलाउ किया यहां से जाने के लिए। ठीक, तो सनलाइट यहां जाएगी और इसके बाद में चारों ओर हर एक डायरेक्शन में फैल जाएगी। केवल इसी पॉइंट से जा सकती है क्योंकि इसी जगह होल किया है। ठीक है, ये होल है, पिन होल। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन होगा। ठीक है, उसके बाद ही अगेन टेक एक कार्डबोर्ड। उसने एक कार्डबोर्ड फिर से लिया। ठीक है, तो एक कार्डबोर्ड फिर से ले लेते हैं। एक कार्डबोर्ड फिर से लिया। उसने इस बार दो पिन होल की और जो इसके आगे रखी। एक पिन होल यहां किया, एक पिन होल यहां किया। बोथ द पिन होल्स आर साइड बाय साइड इन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये कि बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इस लाइन से
जितना नीचे ये है उतना ही ऊपर ये भी होगा, ठीक है, मतलब सेम डिस्टेंस पर सिमेट्रिक है। ओके, तो ये मुद्दा नहीं है अभी। अब देखो ये जो सनलाइट है वो इससे यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ओके, जाने देते हैं, इन दोनों होल से पास हो गया अभी सनलाइट। अब ये चारों ओर फैल जाएगी फिर से यहाँ पर, ओके। नाउ एट लास्ट वी हैव ए स्क्रीन, प्लेन स्क्रीन, जहां पर हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेने वाले, ठीक। तो उन्होंने देखा कि जब हम सनलाइट को अलाउ करते हैं, फर्स्ट ही अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू दी सिंगल पिन होल, ठीक है, उससे सनलाइट निकली। अब द emergent light waves allow to pass through the cardboard which are having two pinholes side by side in a symmetric way, ठीक है, तो यहां से पास हुई। अब ये फाइनली एक स्क्रीन पर, स्क्रीन जो हम मूवी वगैरह वो स्क्रीन कहे तो कुछ भी स्क्रीन, किसी भी तरह का स्क्रीन, ठीक है, चलिए। और ये जो स्क्रीन है कुछ डिस्टेंस पर है, ऐसा नहीं बहुत नजदीक ला कर रख दिया, कुछ डिस्टेंस पर है, किससे, हमें इसी से ही मतलब है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से ही मतलब है, इसका कोई खास रोल नहीं, ठीक, ये तो बस दिखाने के लिए। अब तो उन्होंने कहा कि हमने स्क्रीन पर एक ऑब्जर्वेशन देखा, क्या कि हमें एक जगह दिखाई दिया ब्राइट एरिया दिखाई दिया, ब्राइट एरिया, फिर दिखाई दिया डार्क, फिर दिखाई दिया ब्राइट, फिर दिखाई दिया डार्क। तो ये ब्राइट डार्क अल्टरनेट चलता रहा, नीचे भी ऐसा ही रहा, ये भी डार्क ब्राइट। ऐसा उन्होंने कहा कि हमें अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीजें दिखने को मिली। तो मतलब क्या था, ठीक है, मतलब ये था कि जैसे इसमें हम दो पिन होल करके दिखाते हैं, ठीक है, एक ये का, एक ये का, ठीक है। अब देखो ये दो पिन होल किए मैंने, ठीक है ना, हाँ फिल कर जाएंगे इतना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दो पिन होल, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा रखा हुआ। अगर लाइट पार्टिकल नेचर होती, तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग लाइट क्या करती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं यहां रखता हूं तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो सीधा यहां जाती और स्क्रीन पे यहां कहीं मिलती, फिर ये वाली लाइट यहां जाती सीधा सामने वाले पॉइंट में मिलती। यानी कि जहां जहां होल है वहीं से लाइट पास होनी चाहिए और सामने वाले स्क्रीन पर टकरानी चाहिए थी। अगर पार्टिकल नेचर होती तो स्ट्रेट लाइन चलती, लेकिन उसका क्या हुआ कि वो ये दो होल थे, सीधा जाने के बजाय वो हर जगह गई, यहां भी गई, क्योंकि यहां पर भी तो आपको क्या दिखाई दिया, ब्राइट डार्क, ऐसा सारा जगह दिखाई दिया। मतलब क्या, ये तभी पॉसिबल है जो वेव हो, यानी कि वेव ही तो होती है जो चारों ओर फैल जाती है, तो इसी कारण तो चारों ओर आपको क्या दिखाई दिया होगा, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई दी होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक आइडिया था कि हाँ, पहला ये सिंपल इंट्रोडक्शन आइडिया कि सनलाइट पास कर रहा है पिन होल से, तो ये हमने ब्राइट डार्क देखा। तो ब्राइट डार्क देखा तो क्या हुआ, हमने कहा कि हाँ, कि ये जो ब्राइट डार्क दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वेव नेचर के कारण दिख रहा है, क्योंकि अगर पार्टिकल नेचर होता तो यहाँ से वेव निकली सीधी जाती यहाँ पर, यहाँ से पार्टिकल नेचर होती सीधी जाती यहाँ पर, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए था, लेकिन बीच में आ रहा है, मतलब वेव है तभी चारों ओर फैल जा रही है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ वाइडियसी का पिन होल एक्सपेरिमेंट। इस पिन होल एक्सपेरिमेंट की खास बात क्या थी कि थॉमस यंग ने इस एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ को मेजरमेंट कर लिया था, इसलिए काफी फेमस भी रहा था एक्सपेरिमेंट, ठीक। ये डायग्राम वगैरह बनाना है आपको, डायग्राम बना के रखना। चलिए, तो he was able to measure the wavelength, able to measure using this by this experiment, he was able to measure the wavelength which was used in experiment, ठीक है। यानी कि जो लाइट हमने यूज की है उसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था इसी पॉइंट की वजह से, ठीक है। एक तो वेव नेचर पता चला, केवल हमने देखने से ऑब्जर्वेशन से पता चला, दूसरा वेवलेंथ फाइंड कर सकता था, तीसरा
ये जो सारी घटना आपको ब्लैक डार्क जो एरिया दिखाई दे रहे थे, है ना, जैसे ये स्क्रीन थी, अब यहाँ पर मुझे इतना एरिया ये जो एरिया है वो मुझे ब्राइट दिखाई देगा, फिर ऊपर वाला ये डार्क दिखाई देगा, फिर ऊपर वाला ब्राइट दिखाई देगा, फिर डार्क दिखाई देगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क। किसकी वजह से दिखाई दे रहा था? जब आपने एक सनलाइट यूज की, उस सनलाइट का उन्होंने कहा कि अगर वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तभी ये चीजें आसानी से दिखती है ना, मतलब ऑब्जर्वेशन तभी दिखता हुआ जब ये जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, कौन सा ब्राइट डार्क एरिया का, वो तभी ऑब्जर्वेशन में आता है जब हम क्या लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं। यानी कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ का मतलब क्या है? जैसे वीप ग्योर है, तो वीप ग्योर में से कोई एक कलर लिया, जैसे ये लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3800 एंगस्ट्रॉम, तो ये सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, कोई दूसरा नहीं लिया साथ में, एक ही तरह की लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तभी इसमें हमें ब्राइट डार्क दिखाई दे। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि जब पिन होल हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये जो ब्राइट हमें हर जगह दिखाई दे रहा था, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम थी, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम थी। तो कम थी, तो उन्होंने कहा कि अगर ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो तो क्या हो जाए, इंटरफेरेंस देखने में और उसको दिखाने में लोगों को काफी आसानी होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पिन होल ही यूज स्लिट, यानी कि दो हमने पिन होल किए थे, उन दो पिन होल की जगह अब दो स्लिट हमने यूज की। स्लिट का मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं। चलिए, स्लिट का मतलब क्या है देखते हैं। इंस्टेड ऑफ पिन होल्स हमने यूज करना चाहा क्या, डबल स्लिट। तो यूज ऑफ डबल स्लिट use of double slit instead of pinholes increases the brightness। ठीक है, एक छोटा सा सवाल बन जाता है यहाँ पर कि पिन होल की जगह उन्होंने ये यूज क्यों किया, ताकि ब्राइटनेस बढ़ सके, ठीक है। अब इसमें आगे ये चीज मिलेगी आपको कि एक्सपेरिमेंट सेटअप फिर से देखना है, फिर से बनाना है पूरा सेटअप। तो लेट सपोज कि हमने क्या किया कि वही कार्डबोर्ड लिया। अब वही कार्डबोर्ड लिया है, उस कार्डबोर्ड में हमने एक स्लिट बना दी। स्लिट का मतलब क्या है, ऐसा एक लाइन बना दी पतली सी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया हमने। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसका सिंगल वेवलेंथ रहेगा, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन का मतलब बहुत दूर से आ रही है लाइट है, ठीक है, ये प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है ना। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है और ये लाइन मैंने दिखा दी, मतलब क्या, ये प्लेन वेवफ्रंट है, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो सिंगल पिन होल वाला दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन जो इंटरफेरेंस हो रहा था वो डबल पिन होल वाले अरेंजमेंट से हो रहा था। डबल पिन होल वाले कार्डबोर्ड की जगह हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे डबल स्लिट। ओके, तो ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड है। ये कार्डबोर्ड, अच्छा उसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए, कार्डबोर्ड विथ डबल स्लिट। कार्डबोर्ड विथ डबल स्लिट क्या है, यहां पर हमने एक छेद कर दिया, ठीक, यहां पर भी हमने एक छेद कर दिया। मतलब पहले पिन होल थे, पिन होल की जगह हमने इतना बड़ा ये छेद कर दिया। इसको क्या कह रहे हैं, स्लिट कह रहे हैं, स्लिट, ठीक है। तो ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, ठीक है। तो ये स्लिट, अब देखो स्लिट को फील करते हैं। ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे दिख रहा है, ये दो स्लिट। सपोज करो कि यहां पर कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, केवल ये दो लाइन आपको देखनी है, ये वाली एक ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन एक ये वाली, ठीक है। देखो
ये एक स्लिट है और दूसरा स्लिट ये रहा, मैंने दूर दूर बनाया है, ठीक है ना। लेकिन रखा हुआ कैसे है, रखा हुआ ऐसे है, ऐसे लाइट और ऐसे लाइट आएगी, लाइट आई यहाँ टकराई यहाँ टकराई, बाकी सब जगह पैक है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, लाइट आई इन दोनों स्लिट से टकराई, ठीक है ना। यस, सेटअप याद रखना। ठीक। तो बाकी सब जगह ब्लॉक है, तो लाइट रेज यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो हमने क्या किया, कुछ दूरी पर एक प्लेन स्क्रीन लिया, ठीक, प्लेन स्क्रीन लिया। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो इसका ये डी डिस्टेंस मैंने दिखाया, ओके, और ये इसका बीच का सेंटर, इसके अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है, मतलब ये d/2 है, ये भी क्या है d/2। तो अजम्पशन माना है था हमने, ठीक। चलिए अब यहाँ से लाइट रेज निकलेगी, यहाँ से लाइट रेज निकलेगी, क्योंकि यही एक जगह है लाइट रेज निकलने के लिए। चलो निकाल दी, मतलब चारों ओर फैलेगी, मैंने इतना ही दिखाया है, यहाँ से भी। ओके, अब ये लाइट रेज निकली, हर जगह टकराएगी। तो उसने कहा कि जब हमने डबल स्लिट लिया तब भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब हमने पिन होल लिया तब तो हमें दिखाई दे रहा था ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें था ब्राइटनेस थोड़ी कम थी। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे से पिन होल की जगह एक स्लिट लेना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा छेद, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब डबल स्लिट लिया तो उसने देखा कि तब भी हमें ब्राइट डार्क मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा थी, इट्स ओके। तो उसने कहा कि फिर से हमें वही बात मिल रही है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसा एरिया मिल रहा था उन्हें, ठीक है। तो ये फिर से हमें मिला कि ब्राइट डार्क फिर से हमें देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड, ये जो स्लिट है, स्लिट्स को इल्यूमिनेशन दिया गया किससे, स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहां पर एक लिखेंगे, स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट। जिसका सिंगल वेवलेंथ हो, ठीक है। डायग्राम बनाया या नहीं बनाया, बनाना ही है आपको। अब इसमें हमें ये जो बार बार ये ब्राइट डार्क जो मिल रहे हैं, क्या ब्राइट डार्क एरिया मिल रहे हैं, इसे स्ट्रिप कह दो, बैंड कह दो, छोटी छोटी पट्टी जो बनती है उन्हें बैंड कह सकते हैं, स्ट्रिप कह सकते हैं, या छोटा सा जो एरिया बन रहा है ब्राइट डार्क का एरिया कह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंज। तो लिखेंगे अगला, क्या लिखेंगे, द सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्ट्रिप्स, द सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्ट्रिप्स और बैंड, स्ट्रिप्स कह सकते हैं, बैंड कह सकते हैं, बैंड के ब्रैकेट में लिखे ना, ठीक है, स्ट्रिप्स और बैंड। सीरीज मतलब सीरीज क्यों कहा है, क्योंकि ब्राइट डार्क मिलते ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। चलो, द सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्ट्रिप्स और बैंड, तो ये और भी लगा देते हैं यहाँ पर, और बैंड इज नॉन एज ए फ्रिंजेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इज नॉन एज फ्रिंजेस, फिरंगी, फ्रिंजेस, ठीक है। फिरंगी अंग्रेजी वर्ड है, फ्रिंजेस मतलब होता है, ये नहीं को हमने नाम दिया है, क्या फ्रिंजेस नाम दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद पहला जो सवाल आता है कि दोनों ने सेम ही चीजें बताई, पिन होल हो या फिर डबल स्लिट। पहला कि वेव नेचर है, वेव नेचर कैसे कि अगर लाइट वेव पार्टिकल नेचर होती तो सीधी जाती है ना, जैसे ये रहा, यहाँ से लाइट अगर जाती, यहाँ से लाइट जाती तो सीधा जाना चाहिए, उधर उधर क्या, मतलब यहाँ से लाइट गई, ठीक है, ठीक है, देखते जाओ, यहाँ से लाइट गई, यहाँ जानी चाहिए सीधी, देखो यहाँ से लाइट गई, यहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी, मतलब इन्हीं दो जगह दिखना चाहिए था जो भी कुछ दिखना था, लेकिन बाकी जगह क्यों दिख रहा है, क्योंकि वेव है, चारों ओर फैल जा रही है,
तो वेव है, तो वेव नेचर इससे क्या हुआ, वैलिडेट हुआ। दूसरा, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम यूज करते हैं उसका वेवलेंथ फाइंड करना भी पॉसिबल हुआ। तीसरा, ब्राइट और डार्क का जो सीरीज मिलता है उसको हमने कहा था ये फ्रिंज है, अभी कहा है कि क्यों बनती है उन पर हम आने वाले हैं, ठीक है। तो 3 चीजें हमें इसमें देखने को मिली कि पहला, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, जो स्ट्रिप है, बैंड है या एरिया है उसे हम फ्रिंज कहेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्रिंजेस वगैरह जो मिली है वो इन चीजों ने ये तो सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ ये वेव नेचर है या कुछ भी है, लेकिन अब सवाल आता है कि वेव नेचर एग्जैक्टली दिख कहाँ रहा आपको, वेव नेचर दिख कहाँ रहा, तो उसे देखते हैं चलिए। क्योंकि वेव नेचर में हमने तो वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ा है कि जो वेव नेचर है लाइट का, इट विल हैव सम टाइप ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट होता है ना क्या, तो वेव फ्रंट अगर होता है तो देखते हैं। तो मैं एक हल्का सा आइडिया दूंगा इसमें कि वेव फ्रंट दिखा करके कैसे इसमें आगे बढ़ना है। तो देखो, इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, किसी पॉइंट सोर्स से अगर बहुत सारी वेव्स निकल रही है, बहुत सारी लाइट वेव्स निकल रही है, तो पॉइंट सोर्स से अगर लाइट वेव्स निकलती है ऐसे 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 ऐसे, तो उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। स्फेरिकल पूरा नहीं दिखा करके हम इतना ही दिखाएंगे अगर इस वाले पोर्शन को दिखाना है तो, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल, तो मैंने चारों ओर फैला दिया स्फेरिकल वेव फ्रंट को, ठीक। ये भी क्या है, स्फेरिकल है क्या, ये भी तो स्फेरिकल ही होगा ऐसा, हाँ बिल्कुल सही। ये बस एक रफ अप्रोच है, ठीक है, एग्जैक्टली डायग्राम नहीं बन पाएगा, तो आप भी रफ ही बनाइए, कोई चिंता नहीं। चलो देखो, जहां जहां पॉइंट मिल रहे हैं ब्लैक और ब्लू, तो एक यहाँ मिल रहा है, 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 तो देखो ये सीधा गया, सीधा मतलब मिला दो रफली, ठीक है। चलो एक यहाँ, यहाँ मिला, और कहाँ मिलेगा, और तो कहीं मिल नहीं रहा, चलो इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिला दो इसे, चलो एक ही रहा, ये रहा, ये यहाँ पे, ठीक, ये चलो, और ये यहाँ से, ठीक है। मतलब जो जो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं मिला दो बस, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो अब देखो, और कहीं मिल रहा है क्या, ये मिला देते हैं, चलो अब देखा जाए, ये तो सीधा सेंटर के सामने मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये सीधा सेंटर के सामने, इसके बाद ये, तो ये अगर ब्राइट बना है, अगर मैंने कहा, ठीक है, तो ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये फिर से डार्क, ये ब्राइट, तो इस तरह से देखो वेव फ्रंट बनते हैं। वेव फ्रंट जहां पर एक दूसरे को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू फेज डिफरेंस, जो आगे आएगा, ठीक है। अब मैंने केवल एक रफ अप्रोच बताया है कि वेव फ्रंट कैसे बनता है, कैसे क्या करता है, तो ये सारे वेव फ्रंट ऐसे बनते हैं, तब जाकर के प्लेन स्क्रीन पर ये सारे ब्राइट डार्क दिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज ने एक तो वैलिडेशन कर दिया कि हाँ वेव नेचर होता है, और यहीं से पूरी कहानी बदल गई फिजिक्स के अंदर कि लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है, इट्स ए वेव नेचर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इससे। क्या है कि एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसी में काम आएगा। वाईडीएससी ही रहने वाला टॉपिक, आज टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, वाईडीएससी ही रहेगा। तो एक चीज हमने पढ़ी है इंटरफेरेंस में कि जब दो वेव मिलती है, जब दो वेव मिलती है किसी एक पॉइंट पर, तो हमने देखा कि पॉइंट पी पर इसका एम्पलीट्यूड अगर A1 है, इसका A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसे देते हैं, दैट इज दी A इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। सही है कि नहीं। अब इसी के लिए हमने इंटेंसिटी भी लिखी थी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई, ठीक। अब यहां पर हमने दो केस लिए थे, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बताना बहुत जरूरी है, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, वो आपको लिख भी लेना है, जो आपका काफी बड़ा एक जो डाउट होने वाला है, बहुत सी बुक्स को जब आप पढ़ेंगे
तो दोनों बुक्स को लेकर के या बहुत सारे बुक्स हैं, किसी को भी लेकर डाउट हो सकता है, ठीक है। तो मैं उन सारे पॉइंट को एक साथ दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो, है ना। फेज डिफरेंस क्या हो, या फिर ऐसा कहो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके लिए cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि +1, पॉजिटिव +1। ओके, अच्छा, ये कहाँ कहाँ होता है, ये हमने देखा था कि ये होता है फाई इक्वल टू ±2n पाई। सही है, ये फेज डिफरेंस था। ये क्या था, फेज डिफरेंस था, जहां पर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो। करेक्ट, सही है। अगला, फेज डिफरेंस पता हो तो पाथ डिफरेंस निकाला जा सकता है, सही ना। ओके, तो यहां से फाई इक्वल टू 2π/λ हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई कितना, +-2n पाई अपॉन 2π/λ। 2π से 2π कट गया, Δx कितना आ गया, +-n वेर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी तो फेज डिफरेंस ये होगा या फिर पाथ डिफरेंस ये होगा, ठीक है। यानी कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, 2π, +-2π, +-4π, +-6π। ये सारी चीजें सही। यहाँ पर ये क्या जाएगा, 0 +-λ +-2λ, यानी कि जब दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो, λ हो, 2λ हो, 3λ हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होना, मैक्सिमम का मतलब होना ब्राइट, ठीक है। और ब्राइट को हमने कहा था मैक्सिमा, ठीक है। यानी कि ब्राइट अगर चीज कहीं दिखाई दे रही है मतलब वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब वहां पर फेज डिफरेंस या तो फेज डिफरेंस 2n पाई होगा या फिर पाथ डिफरेंस n λ होगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस n λ 0, 1, 2, 3, प्लस माइनस हटा दो तो इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैंने यहाँ प्लस माइनस लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ये ऐसा कि 2n पाई लिखा है तो 0 +-1 +-2 ऐसा, ठीक है ना। ये ऐसा लिख देंगे, n इक्वल टू 0 +-1 +-2, ये सब यहाँ पर भी हट जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा, बस हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक। अब देखो जहां पर समझना, ठीक, समझना क्या है, समझना ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तब तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, नो डाउट। लेकिन उस समय फेज और पाथ का आपको रिलेशन याद रखना है कि फेज होना चाहिए 2n पाई वेर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2, ये सब। और पाथ डिफरेंस होना चाहिए n λ, जहाँ n इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो, ठीक है। क्यों याद रखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब तो होती है इंटेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम होने पर आपको दिखाई देगा ब्राइट, और ब्राइट की वजह से जो बनेगी चीज वो है मैक्सिमम ग्राफ में, ठीक। तो ये चीज छाप लेना है दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए अब अगला, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। ये कब मिलेगी, जब cos फाई का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। अब -1 कहाँ कहाँ होता है देखो, ये -1, ठीक है, पाई पर, यानी कि पहला ही आपको कहाँ मिलेगा, पाई पर मिलेगा। तो ऐसा मैंने बताया था कि ऐसा लिख सकते हैं, सही है। प्लस माइनस लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो इंटीजर लिख देंगे इसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैंने बताया था, सही है। 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आएगा, 1 पुट करोगे तो आगे की चीजें आती जाएगी, ठीक। इससे पाथ डिफरेंस कितना आया था, इससे पाथ डिफरेंस आ गया था कि फाई इक्वल टू कितना, फाई इक्वल टू 2π/λ Δx होता है, और ये कितना 2n+1 पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, है ना, ठीक से लिख दे रहा हूं। फाई इक्वल टू, तो
2n+1 पाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। डेल्टा एक्स हमें निकालना, पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है। डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी 2n+1 लेमडा बाई 2 वेर n इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो नहीं पढ़ी वो देखो अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स में, एससी वर्मा की बुक्स में, ठीक है, और कुछ अलग बुक्स में, ठीक है, कुछ अलग बुक्स जैसे एससी वर्मा में यही यूज हुआ है प्लस, ठीक है। और एससी वर्मा के अलावा अगर हम स्टेट बोर्ड या फिर किसी दूसरे बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि प्लस यूज नहीं किया। क्यों, देखते हैं क्योंकि ये लिख चुके हैं। देखो अब मैं इसे अगर यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ ना, तब भी वो सेम ही है, तब भी वो सेम ही है। देखो कैसे, अब 2n-1 पाई लिखा, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? पहला n का वैल्यू कहाँ होगा, n इक्वल टू 0 रखो तो ये तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 0 रखा तो माइनस पाई, ठीक है। n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 1 रखा तो ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, सही ना। यानी कि n इक्वल टू +-1 +-1 +-1 2 पाई, सॉरी वो सही था। देखिए n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, n इक्वल टू 1 पर कितना आ जाएगा, पाई इक्वल टू 2 इंटू 1 2 -1 पाई, यानी कि पाई, तो कोस पाई कितना होता है -1, यानी कि पहली वैल्यू n इक्वल टू 1 पर आ जाएगी, ठीक है। चलो 2 पर 2 इंटू 2 4 4 -1 3 पाई, यानी कि 2 पर आ जाएगा कितना 3 पाई, तो पाई आ गया, 3 पाई आ गया, 5 पाई आ गया, 7 पाई, सारी चीजें आएगी। इधर माइनस में ले लो, माइनस में ले लो तो क्या आ जाएगा, यानी कि +-1 +-2 एंड सो ऑन। अब बात समझ में आई, यानी कि अगर आपने 2n+1 पाई लिया है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, माइनस लिया है तो 1 से स्टार्ट करना है, यही एक डिफरेंस था, ठीक है। चलिए, और दूसरा यहाँ पर पावर डिफरेंस कितना आ जाएगा, पावर डिफरेंस सीधी सी बात है, डेल्टा इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, सही है। अब देखो n इक्वल टू 1 पर n इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 2 इंटू 1 2 2 -1 1 1 इंटू लेमडा बाई 2, यानी कि n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो। अभी ठीक, चलिए, यानी कि कुछ बुक्स प्लस वाला यूज करती है, कुछ बुक्स माइनस वाला यूज करती है, तो हम कौन सा यूज करेंगे अभी इंटरफेरेंस में, हम यूज करने वाले हैं माइनस वाला। क्यों, क्योंकि जब हम इंटरफेरेंस में कुछ चीजों को डील करेंगे तो वहां पर इसे याद रखना n इक्वल टू 1 से थोड़ा रिलेटेबल लगता है। कैसे, मैं ठीक एग्जैक्टली YDSC के जो प्रूफ वाला कैलकुलेशन पार्ट होगा वहां मैं इसे बताऊंगा, ठीक है, कि n इक्वल टू 1 लेना कहाँ फायदेमंद रहा है, आप याद रखना है इसे, ठीक है। चलिए, तो दोनों ही चीजें सही है, दोनों से रिजल्ट भी सेम आता है, केवल याद रखने के लिए, यानी कि ये चीज अगर हम यूज करते हैं इंटरफेरेंस में तो इसे याद रखना YDSC में आसान हो जाता है, ठीक है ना, ये रिलेटेबल हो जाता है, बताएंगे भैया, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए। अगला है अपना YDSC का थ्योरेटिकल पार्ट, एक छोटा सा डेरिवेशन, ठीक है, बहुत छोटा सा। देखते हैं क्या है कि अब पूरा सोर्स वगैरह हम दिखा रहे हैं, सिंपल 2 स्लिट दिखाए, 2 स्लिट हैं। लेट सपोज फर्स्ट assumption लिखते जाए, लेट सपोज फर्स्ट वी आर हैविंग 2 slits, ठीक है, एंड they are illuminated by a monochromatic wave or a monochromatic light whose wavelength is lambda, ठीक है। चलिए, and the distance between these 2 slits, that is the small d, ठीक है, distance between these 2 slits is a small d, and the distance between the plane of the slit and the screen is capital D, ऐसा हमने मान लिया, ओके। और याद रहे न्यूमेरिकल में YDSC में ये स्मॉल डी यहाँ फिक्स है कि स्मॉल डी इसी के बीच का डिस्टेंस है, कैपिटल डी इन्हीं के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, स्मॉल डी हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट हो गया,
और कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स, यानी कि इसे प्लेन ऑफ स्लिट कह सकते हो या फिर डायरेक्ट ये कह दो कि कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स ऑफ स्लिट्स, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक। चलिए, तो ये स्मॉल डी ही है, ये कैपिटल डी ही है। यहाँ से कोई मोनोक्रोमेटिक वेवलाइट आ रहा है जो हमें नहीं दिखाना है। अब सीधा हम यही दिखाएंगे, ठीक है, सीधा हमला। चलिए, अब क्या करें, हम क्या करें कि यहाँ से मैंने दिखाया कि दो लाइट वेव्स जा रही है, किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक, दो लाइट वेव्स जा रही है, किसी एक जगह मिल रही है, मिलने दो, है ना, मिल रही है। तो ऐसा कुछ वेव दिखा सकते हैं आप चाहें तो, है ना, डिजाइन के लिए सुंदरता बढ़ जाएगा डायग्राम। चल, अब क्या, अब यहाँ पर एक अजम्पशन है बहुत बढ़िया। क्या अजम्पशन? ये है जो स्मॉल डी है वो बहुत 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 ही छोटा है कैपिटल डी से, या फिर ये अगर बहुत छोटा है, ये बहुत दूरी पर है, स्मॉल डी बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, यानी कि समझो इसे, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो स्लिट है ना, मान लो इतनी ही डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर, अब मैं इस डिस्टेंस से यहाँ देख रहा हूँ बहुत दूरी, जैसे 1 मीटर या 10 मीटर, 1 मीटर डिस्टेंस मान लो, और ये क्या है, माइक्रोमीटर या मिलीमीटर के बीच की डिस्टेंस होगी। तो माइक्रोमीटर से मिलीमीटर के बीच की डिस्टेंस को हम 1 मीटर पर देखेंगे, तो वहां से जो दो रेज आ रही है, ऐसा मुझे लगेगा कि दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है, पैरेलल है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि दो जो लाइट रेज आ रही है वास्तव में पैरेलल नहीं है, वास्तव में पैरेलल नहीं है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस का ये जो रिलेशन है, यानी कि स्मॉल डी क्या बहुत छोटा है, यानी कि ये दोनों बहुत ऐसा लगेगा, एक मिनट, ये दोनों वेव ऐसा लगेगा कि S1 और ये S2 बहुत नजदीक है, और यहाँ से ये दोनों एक साथ ऐसे आ रही है, फिर जाके कहीं पॉइंट पे मिल जा रही है, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर लगेगा तो क्या होगा, we can assume both rays to be parallel, we can assume both waves to be parallel। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये एक अजम्पशन है ताकि आपका डेरिवेशन आसान हो जाए। क्या है अजम्पशन से, देखिए ये x1 चली, ये कितना चली x1, ये कितना चली x2 माना, ठीक है। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, वो अगर 5 सेंटीमीटर चली या 7 सेंटीमीटर, कितना होगा पाथ डिफरेंस। ये ऊपर वाली x1 चली, ठीक है, नीचे वाली x2 चली, तो x1 5 है, x2 7 है, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, x2 माइनस x, पाथ डिफरेंस, सही ना। लेकिन वो पाथ डिफरेंस हमने ऐसे निकाला, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी क्या है, तरीका ये है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कर दिया, ओके। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये पूरा क्या है, S1 है ना, सही है ना, नहीं समझ में आ रहा, फिर से बता रहे, देखो इसको तो मिटा दें, चलिए देखिए, ये यहां से कितना चली S1P, यहां से कितना चला S2P बड़ा या S1P बड़ा, S2P बड़ा, यानी कि S2P में से S1P घटा दूं तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, एकदम सही, एकदम सही। तो S2P माइनस S1P, ये पूरा S2P है, उसमें से ये S1P पूरा है, ठीक ना, ये पूरा S2P था यहाँ से यहाँ तक, S1P यहाँ से यहाँ है ये, तो ये घटा दिया, तो यही क्या है, डेल्टा एक्स है या नहीं, हाँ बिल्कुल यही है। तो फायदा क्या है पैरेलल मानने का, पैरेलल मानने का फायदा ये हुआ कि पैरेलल मानने से ये पूरी डिस्टेंस एक्जैक्टली इसके इक्वल हमने मान ली, और बचा हुआ क्या हो गया, पाथ डिस्टेंस, बस यही था, ठीक है। चलिए, अब मैंने ज्योमेट्रिकली एक अप्रोच किया, क्या अप्रोच है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया बीच से, ये सेंटर मान लो ओ, ठीक है, तो वो सेंटर वाली लाइन भी सीधा जाके मिल रही, ये डेरिवेशन करने के लिए लाइन हमने ड्रॉ किया, ओके। अगर ऐसा किया है तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है ना बच्चों, थीटा, ओके।
अब इसके आगे तो ये तो डेल्टा एक्स है ही, इसमें कोई दो बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर सकते है ना। तो ये अगर थीटा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है, थीटा ही होगा। चलिए अगर थीटा ही है तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, तो ये ऐसा होगा कि ये भी 90 होगा। अब ये पूरा एंगल कितना, ये वाला पूरा एंगल कितना, 90, उसमें से ये कितना थीटा है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये कितना बच गया, थीटा। इसको अलग से बना देते हैं, S1 S2 क्या कहोगे इसे, क्यू कह दो, क्यू कहो या कुछ और कह दो, S1 S2 R कह देते हैं, ठीक है, R कह दिया। तो ट्रायंगल S1 S2 R क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं, हमें थीटा से मतलब। चलिए ये डिस्टेंस कितना d, ये कितना डेल्टा एक्स। तो मुझे बताओ ये तो क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो डेल्टा एक्स तो है परपेंडिकुलर, डी है हाइपोटेनस, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है डेल्टा एक्स, हाइपोटेनस है स्मॉल डी, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, डी इंटू साइन थीटा। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहां तक लिख के हो गया अपना। अब क्या करते हैं कि इसे अगर इक्वेशन 1 नाम दिया है, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स ही है, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट, इसे मिटा देता हूँ, लिख भी देता हूँ। डायग्राम ठीक से बनाएगा, डायग्राम में ही सारी जीवन की बात है इसकी, YDSC के लिए। क्या है इसका जीवन, यही है, डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डी साइन थीटा। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है, थीटा ये जो एंगल है, ठीक है। ये थीटा कई किताबों में सीधा ही लिखा होता है कि अज्यूम कर लो, अज्यूम हम ये एंगल करते हैं, अज्यूम हम ये एंगल करते हैं, ना कि ये, ठीक है ना। ये करने पर ये थीटा आता है, ठीक है ना। तो ये गलत, डायरेक्ट मत देना थीटा अज्यूम किया, वो गलत है। थीटा हम अज्यूम ये करते हैं और ये एंगल थीटा आता है बाय ज्योमेट्री, ओके। चलिए तो डेल्टा एक्स इन शॉर्ट डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा आ गया, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें खेलेंगे इसके साथ कि YDSC के साथ खेलना है तो खेलिए। देखिए पहला, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, पहला जब भी दो वेव मिलेगी तो दो वेव के मिलने से अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो अगर इफ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब देखेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी आपको। डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा है अपने पास, ठीक है ना। अब देखो दो वेव जहां मिली है वहां हमें पता नहीं कि वहां ब्राइट या डार्क है, हमें नहीं पता, वो ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा है, ये तो हमारे पास पाथ डिफरेंस है, लेकिन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स, मैंने बताया था डेल्टा एक्स क्या होता है, एन लेमडा, हाँ या ना, ये चीज यहाँ काम आएगी, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले वो भी काम आएगा। वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, n इक्वल टू 0 पुट किया तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 इंटू लेमडा, सो हियर इट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कहानी चमकेगी धीरे धीरे, n इक्वल टू 1,
डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया लेमडा, एन इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 लेमडा, एन इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स आ गया 3 लेमडा। अरे बस बस समझ में आ गया है कि नहीं। तो एन इक्वल टू एन, यानी कि एन पर तो एन ही है, ठीक है। चलिए एंड सो ऑन फॉर एन तो फ्रिंज फॉर फॉर ये तो क्या आ जाएगा। चलिए अभी मैं कुछ स्टेटमेंट नहीं दूंगा, बाद में दूंगा स्टेटमेंट। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करूंगा समझाने के लिए। अब देखो अब मजा आएगा। क्या मजा आएगा, हमें तो मजा आ ही नहीं रहा, आप को कैसे आ जा रहा है, चलिए देखते हैं। ये ऐसा है कि यहां से लाइट वेव निकलनी है, कुल मिलाकर के यहां से लाइट वेव निकलनी है, ये हमें पता। पहला क्या, जब n इक्वल टू 0 है तो यहां से भी कोई वेव निकली होगी, यहां से भी कोई वेव निकली होगी, लेकिन उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, 0। कहां पर आता है 0, 0 यहां पर आएगा। एक ही केस है कि ये वेव सीधी यहां पर मिले, ये वेव भी सीधा यहां पर मिले। तो देखो जितना ये चल करके आई है उतना ही ये चल कर आई है, कोई पाथ डिफरेंस है क्या, नहीं। यानी कि जब पाथ डिफरेंस 0 है तो इन शॉर्ट वो वेव सेंटर पे जाके मिलती है, प्लेन स्क्रीन के सेंटर पर बीचों बीच, ठीक है। और बीचों बीच जाके मिलती है, सेंटर पे मिलती है। और मैंने कहा था ब्यूरो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम है तो ब्राइट ब्राइट स्पॉट बनेगा। यानी कि वो बनेगा क्या, वहां पर जो आपको स्पॉट दिखाई देगा, एरिया दिखाई देगा, वो होगा क्या, ब्राइट, ठीक है। और ब्राइट तो होगा ही, ब्राइट होगा ही, या फिर इसे मैक्सिमा कहा जा सकता है, ठीक है। ब्राइट कहो या मैक्सिमा दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें ये सेंटर पर मिलता है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यानी कि n इक्वल टू 0 पर मिला है, इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल ब्राइट। क्या कहेंगे, सेंट्रल ब्राइट, यानी कि यहां पर जो मिला है वो है सेंट्रल ब्राइट, सबसे ज्यादा चमकने वाला, ऐसा भी कह सकते, ठीक है। चलिए ना n इक्वल टू 1 पर ऐसी दो वेव जिनके बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा हो, वहां पर क्या होगा, ब्राइट। तो मान लो एक वेव इधर से निकली, अच्छा और कोई ऐसी जगह होगी जहां पाथ डिफरेंस 0 नहीं, कहीं पर भी दो वेव उठा के ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, पाथ डिफरेंस ऑलवेज भी देयर। केवल यही एक केस है जहां पर पाथ डिफरेंस नहीं होगा, और नहीं होने का मतलब वहां पर n इक्वल टू 0 का केस है, और उसको हमने क्या कहा, सेंट्रल ब्राइट कहा, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा, ग्राफ बना लेना ऐसे अलग से, मैं हर बार अलग अलग ग्राफ बनाते जाऊंगा, ठीक है ना। ग्राफ के डायग्राम बनाएंगे, आपको हर एक चीज के लिए अलग डायग्राम बनाना है, तभी समझ में आएगा। अब n इक्वल टू 1 की बात करते हैं, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेमडा। यानी कि यहां से एक वेव निकले, यहां से भी एक वेव निकले, अगर उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, लेमडा, यानी कि लेट सपोज ये 3 लेमडा और ये 2 लेमडा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा होगा। सॉरी छोटा रखना है, इससे बड़ा, क्यों बड़ी तो यही है दिख रही है ना। तो 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा कितना हो गया, 1 हुआ। यानी कि ये दोनों वेव मिल करके वहां पर क्या देगी, ब्राइट देगी, ब्राइट देगी। लेकिन n इक्वल टू 1 पर दे रही, n इक्वल टू 1 पर दे रही है, इसलिए इसे कहेंगे फर्स्ट ब्राइट। क्या कहेंगे, फर्स्ट ब्राइट, या फिर इसे कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, करेक्ट। चलिए अच्छा अच्छा ऐसा है, तो क्या ये दो वेव ऐसे नहीं मिल सकती, एग्जैक्टली मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐसे ना दिखा करके मैं अगर ऐसे दिखा दूं कि ये वेव यहाँ गई, ये वेव यहाँ गई, इनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर क्या है, लेमडा है, तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, है ना, या फर्स्ट ब्राइट। ओके चलिए अब n इक्वल टू 2 की बात करते हैं, n इक्वल टू 2 की डायग्राम बना लिया होगा आपने, है ना। n इक्वल टू 2 की बात करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसी दो वेव जिनके बीच का पाथ डिफरेंस 2 लेमडा हो, तो मान लो ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, ठीक है। यानी कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर ये मान लो 6 लेमडा है और ये 4 लेमडा है, तो 6 माइनस 4 लेमडा 2 लेमडा, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2 लेमडा, इनके बीच 2 लेमडा एग्जांपल के तौर पर। अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेकंड ब्राइट, यानी कि दूसरा ब्राइट स्पॉट यहाँ बनेगा,
सेकंड ब्राइट या सेकंड मैक्सिमा, यहाँ पर सेकंड ब्राइट, यानी कि सेंट्रल ब्राइट एक ही होगा, इसकी तरफ इसके ऊपर भी फर्स्ट ब्राइट, नीचे भी फर्स्ट ब्राइट, इसके ऊपर भी सेकंड ब्राइट, इसके नीचे भी सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, है ना, थर्ड ऊपर भी थर्ड नीचे भी, फोर्थ ऊपर भी फोर्थ नीचे भी, फिफ्थ ऊपर भी फिफ्थ नीचे भी। तो उम्मीद है आपको ब्राइट वाला कंसेप्ट क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है, इसे छाप लो आराम से ना। तो कंस्ट्रक्टिव ने पढ़ लिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की टर्न आ गई अब, यानी कि कंस्ट्रक्टिव हो गया था, डिस्ट्रक्टिव देखते हैं, ठीक है क्या है कि अगर पाथ डिफरेंस तो डी साइन थीटा ही है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, अगर दो वेव मिल करके डिस्ट्रक्टिव हो रही है, मतलब क्या मीन्स फॉर डिस्ट्रक्टिव डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 λ/2। मैं ये चीज वो चीज यहीं पर डिस्कस करने वाला हूँ कि n इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, 0 पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि n इक्वल टू क्या होगा, +-1 +-2 +-3, तो माइनस क्यों नहीं रखता हूँ, जो जैसे चीज प्लस का लिया उससे नीचे माइनस भी आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब जैसे सिमेट्रिकल है ना भाई, ऊपर ब्राइट नीचे, ठीक है। खैर अब देखें, n इक्वल टू 1 रखो आप, तो ओके n इक्वल टू 1 रखा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, 2 × 1 2 -1 λ/2, सीधा सीधा सा आ गया λ/2। यानी कि जब दो वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो उनमें ऐसा कोई केस आता ही नहीं जब उनका पाथ डिफरेंस क्या हो, 0 हो, यानी कि उनमें सेंट्रल मिनिमा का कोई कंसेप्ट नहीं होता। फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट का कंसेप्ट था जब पाथ डिफरेंस 0 था, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेंट्रल मिनिमा के लिए भी, या सेंट्रल मिनिमा या फिर सेंट्रल डार्क, उसके लिए भी कंसेप्ट हो सकता था अगर इसका पाथ डिफरेंस 0 आता, क्योंकि 0 पाथ डिफरेंस के लिए हम सेंट्रल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो नहीं है, मतलब केवल सेंट्रल मैक्सिमा ही एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल मिनिमा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है आई मिनिमम, मिनिमम का मतलब है डार्क है, डार्क का मतलब मिनिमा है, ठीक है। यानी कि अगर ये 0 आता एन की किसी वैल्यू को पुट करने पर, तो हम कहते हैं हाँ सेंट्रल मिनिमा का भी कोई कंसेप्ट या सेंट्रल डार्क का भी कोई कंसेप्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सॉरी सेंट्रल डार्क, ठीक है ना, केवल सेंट्रल ब्राइट का ही कंसेप्ट होता है, जैसे सेंट्रल मैक्सिमा ही कहते हैं, और वो बीचों बीच सेंटर पे होगा स्क्रीन के। तो n इक्वल टू 1 पर क्या बनेगा, n इक्वल टू 1 पर सेंट्रल तो बनने से रहा, क्या बनेगा, डायरेक्ट फर्स्ट मिनिमा बनेगा, डायरेक्ट फर्स्ट मिनिमा बनेगा। तो देखो ये इस तरह से याद रखना यार, n इक्वल टू 1 फर्स्ट, ये चीज थी, वहां पर क्या होता कि n इक्वल टू 0 रखते, तो 0 पर आपको फर्स्ट मिनिमा मिल जाता, ठीक है ना, उसमें वही होता। तो समझ पा रहे हैं इस चीज को, देखो 1 लेते तो n इक्वल टू 0 पर क्या आता, λ/2 ही आता, चीज सेम ही आती, लेकिन n इक्वल टू 0 पर फर्स्ट मिनिमा होता, वो रिलेवेंट नहीं रहता कि 0 पर फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट पर फर्स्ट मिनिमा, ये चीज, ठीक है। चलिए, तो n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट मिनिमा, यानी कि दो वेव ऐसे ही जिनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, तो यहाँ पर मान लो इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, λ/2 है, तो ये मिलेगा फर्स्ट डार्क और फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी तो जा सकती है, जो इधर जा सकता है वो इधर भी तो आ सकता है, विद द पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट डार्क और फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा। इसी तरह से अगला n इक्वल टू 2 पुट करके देखो, 2 × 2 2 2 जा 4 4 - 1 3 यानी कि λ/2, 3 λ/2 पर क्या बनेगा, सेकंड मिनिमा, सेकंड डार्क, ठीक है, ओके। तो सेकंड डार्क यहां बना देते, ये हो गया सेकंड डार्क, और इसी तरह से ये हो गया आपका, यहां पर भी सेकंड डार्क, सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहेगी, फर्स्ट ब्राइट ऊपर भी था, फर्स्ट ब्राइट नीचे भी था, सेकंड ब्राइट ऊपर भी था, सेकंड ब्राइट नीचे भी था, फर्स्ट डार्क ऊपर भी था, फर्स्ट डार्क नीचे भी है, सेकंड डार्क ऊपर भी था, सेकंड डार्क नीचे भी रहेगा। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जितने ब्राइट हैं नीचे भी उतने ब्राइट होंगे, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर जितने डार्क हैं उतने भी नीचे ही ब्राइट होंगे, सॉरी उतने नीचे भी डार्क होंगे। सिमेट्रिसिटी विल मेंटेन, यानी कि सेंटर में केवल क्या रहेगा, सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा जैसे कहते हैं वो ही रहेगा। तो बात क्लियर हुई। अब चिंता का विषय ये है
कि स्टार्टिंग से हम चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि ब्राइट डार्क बनता है, इट्स ओके, आपने बताया है ना। तो मैंने कहा यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ठीक है। फिर जैसे हम ब्राइट भी कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट कह दो इससे, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट के बाद बनेगा फर्स्ट डार्क, फिर बनेगा फर्स्ट ब्राइट, इधर भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क। ये चीजें चलती रहेगी, ये चीजें चलती रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपको कैसे पता चला कि सेंट्रल ब्राइट तो सेंट्रल ब्राइट तो के, ये तो सबको पता चल गया। ये कैसे पता चला कि पहले डार्क आएगी या फिर बाद में ब्राइट आएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ब्राइट हो फिर बाद में डार्क हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसे एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा कि कितनी पोजीशन पर, ये कितनी हाइट पर है, ये कितनी हाइट पर है। जिसका वाई ज्यादा वो ऊपर रहेगा, जिसका वाई कम वो नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है पोजीशन ऑफ द फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। अब इसमें देखते हैं कि पोजीशन कहाँ किसकी क्या है। देखिए अब इसमें ऐसा है कि मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन पर पहले डार्क बनेगी या ब्राइट। मैंने कहा उसकी हाइट निकाल लेते हैं, है ना। देखते, तो मैंने कहा कि दो स्लिट हैं, बीच का डिस्टेंस अभी भी डी है, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बदल सकती, और ये है कैपिटल डी, ठीक। ओके ओके, सारा सेटअप सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ओके। अब एक वेव यहां से निकली, कितना चली, S1 P चली, दूसरा कितना चली, S2 P चली, ठीक है। बीच में पाथ डिफरेंस कितना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P, ठीक है। डेल्टा एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना है डेल्टा एक्स का वैल्यू। उससे पहले हम एक क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगा लेते हैं कि यहाँ से सीधा हमला करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके, ये सीधा हमला हो गया यहाँ पर, और ये एंगल कितना, थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जो सीधा मिलेगा आर पर, और ये परपेंडिकुलर है इसे 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, चलिए ये भी थीटा। अब आगे ये पूरा कितना 90 है, पूरा कितना 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया थीटा। तो वही बात जो थोड़ी देर पहले हम बकबक कर रहे थे वही चीज है, ठीक है। तो ट्राइंगल S1 S2R, SSR हो गया है कि नहीं, S1 S2R है लेकिन SSR नहीं है। S1 S2 ये D और ये डेल्टा एक्स, यही तो है डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस, ठीक है। और ये हो गया आर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटेनस। कोई नहीं, बात नहीं, ये तो हम सारी घटना कर चुके थे। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डी, फ्रॉम हियर वी गेट डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। अब देखो क्या है कि ये जो दो वेव मिली है, ये जो दो वेव मिली है तो मुझे नहीं पता कि वो दोनों वेव मिली है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है या फिर डिस्ट्रक्टिव, हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। कुछ नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, कुछ पता मत करो तुम, ठीक है। मैंने कहा कि वहां पर ब्राइट भी बन सकती है, डार्क बन सकती है, वी डोंट नो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई इतना तो कंफर्म है, इतना कंफर्म है कि ये जो सेंटर वाली लाइन है यहां से हम मान लेते हैं कि y डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर, ठीक है। सेंटर वाली लाइन के रेस्पेक्ट में जो ओरिजिन पर है वहां पर हमने मान लिया ये y डिस्टेंस पर। अब जो भी है, फर्स्ट ब्राइट भी हो सकता है, फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, कुछ भी नहीं पता, चलिए बढ़िया। अब देखो यहां से अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ कौन से ट्राइंगल से, ओ पी, क्या कहो इसे, ये वाला ट्राइंगल देखो, ओ पी, और ये क्या कहें इससे, टी कह देते हैं हाल फिलहाल, ट्राइंगल ओपीटी। ओ पी टी, ये कितना भाई, ये कैपिटल डी है, ये कितना है वाई है, ये कितना थीटा। यहां से देखो टेन थीटा कितना आ जाएगा,
यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि y अपॉन डी, और यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन डी। ठीक, ये दोनों लिख लीजिए आप, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे की चर्चा होगी। अब क्या हो गया, ये दोनों मैंने रिजल्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक, एज वी नो कि थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि स्मॉल डी जो है वो बहुत छोटा है, इसके डी के रेफरेंस हमें लगेगा कि बहुत दूर से दो लाइन्स आ रही है, बहुत नजदीक है, उनके बीच का एंगल भी क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो कह सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं कहेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे उससे, बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही होगा। ठीक, चलिए, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा अगर स्मॉल हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो लिखो, साइन थीटा को लिखो थीटा, थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, इसको भी क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 इंटू वाई डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू वाई अपॉन कैपिटल डी। सही, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा डी कैपिटल डेल्टा एक्स, सॉरी कैपिटल डी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डी। सही ना, हाँ एग्जैक्टली, यानी कि ये y हाइट आई इतने हाइट पर होगा ही, है ना। लिखिए उसे, इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, चलिए ये मिटा देते हैं इस बार। चलिए इस बार एक ही टेक में कंप्लीट करेंगे लेक्चर। तो y इक्वल टू डी डेल्टा एक्स अपॉन डी, ये फॉर्मूला आपको इन जनरल वे में याद रखना है कि रेफरेंस लाइन से इतनी हाइट पर होती है कोई भी फ्रिंज। ठीक है, खत्म। अब देखो, अगर ये फ्रिंज जो बनेगी, अभी नहीं पता ना ब्राइट है या डार्क है, तो ब्राइट है या डार्क उसके लिए तो पता करना होता है कि इंटरफेरेंस कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव होता, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स क्या आ जाता, एन लेमडा। सही है ना, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, एन लेमडा रख दो। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है देन वाई इक्वल टू डी एन लेमडा अपॉन डी, यानी कि वाई इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। करेक्ट। चलिए अब मुझे बताओ, एन इक्वल टू 0 पर हमें क्या मिलता था, सेंट्रल ब्राइट मिलती है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो एन इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग, यानी कि सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है, y इक्वल टू 0, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सेंटर पर ही बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, n इक्वल टू 1 पर क्या बनेगा, फर्स्ट ब्राइट, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू लेमडा 1 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्या आ जाएगा। तो ये किसका, ये हाइट है फर्स्ट ब्राइट का, कहां से, यहां से। ठीक है, सेकंड ब्राइट 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और nth ब्राइट के लिए क्या आ जाएगा, फॉर nth ब्राइट इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये चीज लिखिए आप, nth ब्राइट दिखता है कि नहीं, दिख जाएगा, हाँ दिखेगा। चलिए, तो अब देखो, इसको तो मिटा देते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट सेंटर पर होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, फर्स्ट ब्राइट कहाँ होगा, फर्स्ट ब्राइट वहां होगा जहां हाइट कितनी, y, मान लो यहां पर है, मुझे नहीं पता, मैंने यहां कह दी ये हाइट है y1, ये दूसरा ब्राइट, सेकंड ब्राइट। इसी तरह से इधर भी, अभी हम क्रॉस चेक कर लेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल करके। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब क्या दिखाई देगा, मिनिमा यानी कि डार्क। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू
2n-1 lambda by 2 where n is equal to +-1 +-2 and so on। सही है, तो n इक्वल टू 1 पुट करो, n इक्वल टू 1 किया, कहाँ पुट करना है, सबसे पहले तो डेल्टा एक्स वहां पुट करो, है ना, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब n इक्वल टू 1 पुट करो, क्योंकि n इक्वल टू 1 से ही करना है इसमें, तो प्लस लेते तो 0 से स्टार्ट करते, 1 वाला ऐसे रखते हैं ताकि वो याद करने में आसानी होती है। अभी और क्लियर हो जाएगा वो भी। तो देखो इसमें सेंट्रल मिनिमम होता नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, तो फर्स्ट डार्क मिलना है इसमें, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 n इक्वल टू 1 पर 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 इंटू लेमडा, यानी कि लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d, ठीक है। तो ये है फर्स्ट डार्क या फिर फर्स्ट मिनिमम। अब मुझे बताओ फर्स्ट ब्राइट जो था वो कितनी था, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और फर्स्ट डार्क जो मिला वो कहाँ मिला, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, सही है ना। अब देखो ये वैल्यू किसका है, फर्स्ट ब्राइट का है क्या, हाँ, फर्स्ट ब्राइट का आधा, फर्स्ट ब्राइट का आधा, यानी कि ये अगर 10 मीटर की हाइट पर है तो ये 5 मीटर की हाइट पर बनेगा, मतलब पहले कौन आएगा, डार्क, यानी कि पहले फर्स्ट डार्क फिर सेकंड, पहले क्या होगा, फर्स्ट डार्क होगा उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, है ना। चलिए इसी तरह से n इक्वल टू 2 पर 2d इज इक्वल टू कितना आ जाए, 2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, यानी कि 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d, सही है। यानी कि अब इसी तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो nth फ्रिंज के लिए nth डार्क फ्रिंज 2n-1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 2 3, तो ये हो गया फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, तो n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट डार्क, डायरेक्ट याद रखना आसान है ना, 0 पे रखते तो दिक्कत है ना। तो चलिए देखिए ये भी फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, तो ये किस तरह चलेगा, सही है। एंड एरे और अरेंजमेंट ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। एरे मैथमेटिकल वर्ड है ना, मैट्रिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो क्या लिखना, लिखिए अरेंजमेंट ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, bright and dark fringes are known as interference pattern, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया कि इस लेक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा ठीक से, ताकि आगे वाले लेक्चर में पूरा कनेक्टिविटी रहेगा। अगला लेक्चर फिर से वाईडीएससी पर ही है ना, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है। ये सेंट्रल ब्राइट था, सेंट्रल ब्राइट से y1 फर्स्ट डार्क मिला कितनी डिस्टेंस पर, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट मिला कितनी डिस्टेंस पर, फर्स्ट ब्राइट मिला आपको y1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल d, ठीक है। ठीक इस तरह से नीचे फिर सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क मिलेगा, फिर सेकंड ब्राइट मिलेगा, ठीक है ना। तो अगला हम पढ़ेंगे इसमें फ्रिंज विड्थ वगैरह पढ़ेंगे, तो आज के लिए इसमें इतना ही काफी है, वरना लेक्चर फिर से काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। वाईडीएससी ये पार्ट 1 है, अगला भी आएगा पार्ट 2, कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में खत्म कर दे, वरना थर्ड वे बनाएंगे उसका वाईडीएससी का, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और मजे भी कीजिए।